So hello everyone, welcome back to my channel. This is Virashra and you are watching वीरेज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें जो आपके यूनिट 5 है। आज हम अपनी इस वीडियो में यूनिट 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट 5 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से आज हम पार्ट 1 वाली वीडियो को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए यूनिट 5 की सेकंड पार्ट की वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट 5 में बेसिकली आपको 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन चारों चैप्टर्स का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आखिर हमें इन चारों चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करूँ चैप्टर 2 के बारे में, जो कि नाभिकीय खतरे और मानव स्वास्थ्य जोखिम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ठीक है, और नाभिकीय ऊर्जा से हमें क्या लाभ होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नाभिकीय ऊर्जा से हमें विद्युत की प्राप्ति होती है, हमें बिजली की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके खतरों के बारे में भी पूछता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नाभिकीय ऊर्जा में ज़रा सी भी गड़बड़ी होती है तो उससे क्या होता है, रेडिएशन फैलता है, जो कि मानव और पर्यावरण दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। और कई बार हमसे सुजेशन भी मांग लिया जाता है, सलाह मांग ली जाती है कि ये बताओ भारत को नाभिकीय ऊर्जा में निवेश करना चाहिए या नहीं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे कि हाँ, भारत को भी नाभिकीय ऊर्जा में निवेश करना चाहिए, लेकिन उसे सावधानी बरतनी चाहिए कि उससे रेडिएशन ना फैले, ठीक है, उससे किसी को कुछ नुकसान ना हो। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3, जो कि है ठोस अपशिष्ट। तो इससे बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोस अपशिष्ट क्या है, यानी कि वेस्ट क्या है, कचरा क्या है, ठीक है, और कचरा का प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कचरे का निवारण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 विधियाँ होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ठीक है। तो इन्हीं 3 विधियों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 4, जो कि है प्रदूषण। अब प्रदूषण, यहाँ पर 3 प्रदूषण के बारे में बात की गई है, जो कि पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण और तीसरा है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल प्रदूषण क्या है, उसके बारे में बताओ, ठीक है। या फिर सिंपल सा ये पूछा जाता है कि यमुना नदी गंदी हो गई है, इसके क्या क्या कारण है, इसके उपाय के बारे में बताओ, ठीक है। अब अगर हम बात करूँ ध्वनि प्रदूषण के बारे में, तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में ये कहा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है और उससे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है वायु प्रदूषण। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण क्या है, ठीक है, और इसके जो 2 टाइप होते हैं वायु प्रदूषण के, पहला होता है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक। तो कई बार इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषण में क्या अंतर है, बताओ, ठीक है। और तो और पूछ लिया जाता है वायु प्रदूषण में कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, और दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा क्यों फैल गया है, या फिर किसी भी राज्य को उठा लेगा, ठीक है। और पूछेगा कि जो वायु प्रदूषण है उसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसके निवारण के बारे में बताओ, उसके उपाय के बारे में बताओ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें अपनी इन सभी वीडियो में करनी है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों वीडियो जब आप देख लोगे तो आपको यूनिट 5 पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो 2019 के पेपर में पूछा गया था, वायु प्रदूषण को रोकने में प्रौद्योगिकी की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण के साथ व्याख्या करें। 2017 के पेपर में पूछा गया था, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं या फिर उठाए जाने चाहिए, ठीक है, किसी तरीके से पूछ सकता है। 2015 के पेपर में पूछा गया था, वायु प्रदूषण क्या है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर बताओ, और इस प्रदूषण का मानव और पौधों पर क्या क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालें तो यही कहना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके बारे में बताओ, ठीक है, और सरकार द्वारा कदम के बारे में उठाओ कि सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाने चाहिए या फिर क्या क्या कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, ठीक है। और क्या है कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर, ठीक है, और इसका मानव पर और पौधों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एक ही आंसर में इन तीनों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ।
इसमें सेपरेट टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि वायु प्रदूषण के जो दो पार्ट है, प्राथमिक और द्वितीयक, इसमें सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रथम प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर बताओ। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे वायु प्रदूषण होता क्या है। तो वायुमंडल में एक अथवा एक से अधिक प्रदूषण जैसे धुआं, कोहरा, गैस और धुंध आदि जो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है यानी कि जो उन्हें हानि पहुंचाती है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। अब जो वायु प्रदूषण है उसे दो टाइप से बांटा गया है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। अब प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक वह प्रदूषक होते हैं जो बनने के बाद भी वैसे ही रहते हैं और वायुमंडल को सीधे ही प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये बनने के बाद भी वैसे ही रहते हैं और वायुमंडल को वे सीधे तरीके से ही यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित करते हैं। अब अगर हम बात करें द्वितीयक प्रदूषक के बारे में, तो ये वह प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक के साथ मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या है? पेन, PAN, पारावासी इसिल नाइट्रेट। ठीक है, अब वायु प्रदूषण के विकास को हम इस तालिका द्वारा समझ सकते हैं। इसमें मैंने 3 टाइप कर दिए, स्रोत, उदाहरण और मुख्य प्रदूषण के। इससे कैसे प्रदूषण होता है? जो फर्स्ट है हमारा वो है ईंधन का जलना। तो ईंधन का जलना का यूज़ कहाँ होता है, यानी कि इसके उदाहरण अगर हम देखें तो घरेलों में, ठीक है, और कोयले में। अब इससे क्या क्या प्रदूषण होता है? सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अब सेकंड की अगर हम बात करें जो कि है नाभिकीय परीक्षण, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? बम विस्फोट में और परीक्षण में। और इससे क्या होता है? रेडियो विकिरण होता है। ठीक है, अब थर्ड की अगर हम बात करें जो कि है परिवहन जैसे कार, ट्रक, जहाज आदि, इनसे क्या होता है? धुआं निकलता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, जो कि वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के क्या क्या रीजन्स है, क्या क्या कारण है, उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी काफ़ी तेज़ी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ये विश्व में 5वें स्थान पर है जहाँ सर्वाधिक प्रदूषण है। तो अब हम इसके रीजन्स के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन से इसके रीजन्स हैं जिससे कि वायु प्रदूषण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो पहला है जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि बढ़ते परिवारों की संख्या में वृद्धि, यानी कि जनसंख्या, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब सेकंड इसका पॉइंट है बड़ी संख्या में प्रतिदिन परिवहनों दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग कार, बाइक, मोटरसाइकिल ये सब चीज़ें खरीदते जा रहे हैं, जिससे कि और वो कम दूरी के लिए भी अपने निजी वाहन का यूज़ करते हैं, सार्वजनिक वाहन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब वो इतने सारे परिवहन खरीदते जा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, और ये जो जितने परिवहन होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे धुआं उत्सर्जित करते हैं जो कि वायु को प्रदूषण करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो दिल्ली में क्या है, उद्योगों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो उद्योगों की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। और वो जो उद्योग होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ये इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ क्या होता है? प्रदूषण ही प्रदूषण होता है, यानी कि वो अत्यधिक धुआं छोड़ते हैं। जितने भी इंडस्ट्री होते हैं वो कई तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न एक और है कि वृक्षों की कमी, ठीक है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब प्रदूषण के प्रभाव को हमने 3 भागों में बांटा गया है। मौसम और जलवायु पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका, और वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे वायु प्रदूषण का मौसम और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें जब सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अम्लीय वर्षा। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा वर्षा का जल जो pH मान होता है सामान्यतः 5 होता है। ठीक है, किंतु जब इसका pH मान 4 से भी कम हो जाता है, ठीक है, और जब ये इसका जो pH मान होता है वो 4 से कम हो जाता है तो उससे क्या होता है? ये जलीय जीव के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जिसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, यानी कि एसिड रेन भी इसे हम कहते हैं, जिससे कि जो जलीय जीव होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगर हम बात करें वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो परिवहन से निकलने वाले गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो वायुमंडल के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ओजोन परत काफ़ी ज़्यादा पतली हो चुकी है। और जो ओजोन परत का कार्य क्या होता है? वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, यानी कि जो UV किरणें होती है उससे हमें रक्षा करती है। ठीक है, लेकिन अब क्या होते जा रहा है? जो ओजोन परत है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती जा रही है। ठीक है, और प्रदूषण के कारण पराबैंगनी जो किरणें हैं वो धरती पर आ जाती है और जिससे क्या होता है? मानव को त्वचा कैंसर आदि जैसी काफ़ी सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है,
अब अगर हम बात करें वनस्पतियों पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ओजोन की अम्लता के कारण, अब यहाँ पर अम्लता का मतलब हैगा कमी, यानी कि जो ओजोन परत जो पतली होती आ रही है, उसकी जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती आ रही है, यानी कि ओजोन परत की अम्लता के कारण धरातलीय स्तर पर सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरणें यानी कि जो यूवी रे हैं वो धरती पर भी पहुंचते जा रही है, जिससे कि तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, और जो प्रकाश संश्लेषण जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में दिक्कत होगी। ठीक है, जल प्रयोग में दिक्कत होगी, जल धारण करने में पौधों को दिक्कत होगी और उनकी क्षमता में उन्हें भारी से भारी नुकसान होगा पौधों को। ठीक है, फलस्वरूप इससे क्या होगा कि फसलें सूख जाएंगी, जिससे कि उत्पादन में कमी आएगी और खाद्य संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। अब अगर हम बात करें इसके उपाय के बारे में कि क्या सॉल्यूशन है, हमारी सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके संदर्भ में। ठीक है, तो दिल्ली में वाहनों के लिए सम विषम यानी कि ऑड इवन प्रणाली का यूज़ किया गया है, ताकि इससे दो फायदे हैं हमारे। पहला, इससे ट्रैफिक कम होगा। ठीक है, और दूसरा प्रदूषण भी कम होगा। वायु प्रदूषण से मानव शरीर पर होने वाले घातक बीमारी को जनता में जागरूक करना। ठीक है, अब सरकार को क्या क्या करना चाहिए कि वायु प्रदूषण के बारे में कार्यक्रम करने चाहिए। ठीक है, रैलियाँ निकालनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को, जनता को बता सकें, उस लोगों को जागरूक कर सकें कि वायु प्रदूषण का मानव शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या घातक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जागरूक कर सकते हैं। और निजी वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग करने के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना, जिससे कि प्रदूषण में कमी होगी। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि कम प्रदूषण करने वाले वाहनों की खोज करना, जैसे कि सौर चलित मोटर कार यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार होती है, ऐसे वाहनों का यूज़ करना, उनकी खोज करना, जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक कचरा शहरी जीवन का एक उप उत्पाद है और इसे एक आवश्यक बुराई माना जाता है। इस कथन पर आलोचनात्मक विचार प्रकट करें। शहरी जीवन शैली की विधि में प्लास्टिक की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करें और पर्यावरण, मानव सहित पर प्लास्टिक कचरे के बारे में प्रभाव को बताएं। 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहले हम प्लास्टिक की एक डेफिनेशन बता देते हैं कि जो प्लास्टिक शब्द है वो ग्रीक भाषा से प्लास्टिको शब्द से बना है। ठीक है, जिसका सीधा सा अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो आसानी से नमनीय हो, यानी कि मोड़ा जा सके और उसे किसी भी आकार में ढाला जा सके, और इसका उपयोग सभी क्षेत्रों में, घरेलू क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बताऊं कि क्यों इसका यूज़ बढ़ते जा रहा है, तो पहला रीज़न ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। जो प्लास्टिक है सस्ता, हल्का और कम जगह घेरने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ठीक है, पदार्थ होने के कारण औद्योगिक कार्यों में धातुओं की जगह अब प्लास्टिक ने ले ली है। ठीक है, अपनी विशेषताओं के कारण प्लास्टिक आधुनिक युग का अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ बन चुका है। ठीक है, टिकाऊ, मन भावर रंग, यानी कि जैसे कलर में चाहते हैं वैसे कलर में आ सकता है। ठीक है, में उपलब्ध और विविध आकारों प्रकारों में मिलने वाले प्लास्टिक का उपयोग हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बाज़ार में रंग बिरंगे कैरी बैग से लेकर रसोई के बर्तन, रक्षा उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी क्षेत्रों में प्लास्टिक का बोलबाला है। ठीक है, और सुनो, यह जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो मानव का कृत्रिम दिल यानी कि जो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है वो भी प्लास्टिक ही का है। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो कि प्लास्टिक का कितना ज़्यादा यूज़ है। तो किंतु प्लास्टिक कचरा जीवन शैली के लिए उप उत्पाद है, इसे एक आवश्यक बुराई माना जाता है। अब ऊपर हमने ये तो बता दिया कि प्लास्टिक के इतने सारे फ़ायदे हैं हमारे जीवन में, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, लेकिन ये एक आवश्यक बुराई है। क्यों? अब इसके बारे में हम रीज़न देंगे। क्योंकि तमाम खूबियों वाला यह प्लास्टिक जब उपयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है तो यह अन्य कचरों के साथ आसानी से नष्ट नहीं होता। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रॉय आसानी से नहीं होता। यह लंबे समय तक अपघटित न होने के कारण लगातार एकत्रित होता रहता है और अनेक समस्याओं को जन्म देता है। और जिन देशों में जितना अधिक प्लास्टिक का उपयोग होता है वहाँ उतनी ज़्यादा जटिल समस्या होती है। ठीक है, चिंता करने की बात तो यह है कि प्लास्टिक का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ दशकों में जितने भी प्लास्टिक कचरा को फेंका गया है वो ज्यों का त्यों धरती पर यत्र वत्र ऐसा ही बिखरा हुआ है और वो क्या कर रहा है? प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अब अगर हम बात करें कि प्लास्टिक से होने वाले हानि, ठीक है, तो यदि प्लास्टिक के बर्तन में लंबे समय तक खाद्य पदार्थों, खाद्य सामग्रियों को रखा जाए या शरीर की त्वचा लंबे समय तक प्लास्टिक के संपर्क में रहे तो इससे क्या होगा? प्लास्टिक के जहरीले रसायन जो होते हैं वो असर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि अनेक
बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार जो प्लास्टिक कचरा फेंक दिया जाता है वह वातावरण में भी लंबे समय तक पड़े रहने से वो वातावरण को विषैले पदार्थों छोड़ने लगता है। ठीक है, वातावरण में विषैले पदार्थ छोड़ने लगता है, जिससे कि वो वातावरण को प्रदूषित करता है। जो प्लास्टिक है वो वातावरण को दूषित करता है। अब कचरे के निपटारे के लिए 3 विधियाँ हैं। ठीक है, विधि नंबर 1, प्लास्टिक कचरे को जलाकर उसका निपटारा किया जा सकता है। यानी कि जितने प्लास्टिक है उसको अगर हम जला दें तो उसका निपटारा किया जा सकता है। लेकिन इसमें इसकी एक बुराई भी है। लेकिन प्लास्टिक कचरे को जलाने से अधिक प्रदूषण होता है, उससे ज़्यादा प्रदूषण होने लगता है। क्यों? क्योंकि कचरे को जलाने से आमतौर पर CO2 गैस निकलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी ओजोन परत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। ठीक है, जो कि हमारे वायुमंडल के ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, तो इसलिए जो पहली विधि है वो उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट विधि की अगर हम बात करें, नेक्स्ट मेथड की बात करें, तो वह आमतौर पर इसकी प्रवृत्ति को देखते हुए इसको हम गड्ढों पे भी दबा सकते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर है। ठीक है, अब थर्ड मेथड क्या कहता है, यह प्लास्टिक के निपटारे का सर्वाधिक चर्चित तरीका है। अब इसमें क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के पुनः चक्रण का कार्य करते हैं। यानी कि जो प्लास्टिक है उसको रीयूज़ करते हैं। पुनः चक्रण का अर्थ है अपशिष्ट प्लास्टिक के पुनः प्लास्टिक की नई चीज़ों को बनाना, यानी कि पुराने प्लास्टिक से नई चीज़ों को बनाना। अब ये जो इसकी शुरुआत है 1970 में कैलिफोर्निया के फॉर्म में हुई थी। लेकिन इसमें भी दिक्कत है कि किंतु प्लास्टिक के पुनः चक्रण का कार्य बहुत कम फॉर्म करती है, बहुत कम कंपनियां करती हैं, क्योंकि जो ये पुनः चक्रण का कार्य है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है उन्हें। ठीक है, इसलिए काफ़ी कम फॉर्म में पुनः चक्रण का कार्य करती हैं। सरकार द्वारा प्लास्टिक संबंधित कदम। प्लास्टिक के निपटारे के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उसके संदर्भ में 2 अधिनियम पास किए गए हैं। दिल्ली प्लास्टिक थैलियाँ, जिसमें विनिर्माण और बिक्री और प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और गैर जैव कचरा नियंत्रण अधिनियम 2021। इसके अनुसार 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक का उत्पादन दिल्ली में नहीं हो सकता। ठीक है, इन नियमों का उल्लंघन अगर जो भी करता है तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 वर्ष की जेल हो सकती है। और ये जो मुख्यतः ये जितने भी ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये किन के लिए बनाए गए हैं, जो प्लास्टिक उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, जो निर्माता हैं, उन पर ये नियम लागू होते हैं। ठीक है, अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ऊपर लिखे सभी बिंदु प्लास्टिक के लाभों के साथ साथ उसकी खामियां को भी बताते हैं कि किस तरह प्लास्टिक एक आवश्यक बुराई है। यदि हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें निम्न कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार द्वारा समय समय पर कार्यक्रम और रेडियो के द्वारा इस विषय पर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा अनेक नियंत्रण कानून बनाए जाने चाहिए। ठीक है, अब वैसे अगर हम बात करें, हालांकि हमारे देश में कानून तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको ही पता होगा कि कानून को तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हालांकि हमारे देश में कानून की तो कोई कमी नहीं है, कमी किस बात की है, उसे सख्ती से लागू करने की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के पेपर में पूछा गया था, प्रदूषण के स्रोत के रूप में शहरों में औद्योगिकरण की भूमिका पर प्रकाश डालिए और ऐसे किन्हीं 2 उपायों की चर्चा कीजिए। इसके प्रभाव पर नियंत्रण को ध्यान में रखकर अपनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि उद्योगों की भूमिका बतानी है। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि किस किस तरीके से प्रदूषण होता है। बस हमें मेन किसका रोल बताना है, औद्योगिकीकरण, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका बताना है। तो इसके मैंने हल्के से आपको हिंट्स दे रखे हैं, आप ये सारे पॉइंट्स भी लिख देना, और ऊपर के ही अगर आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे जो कि इससे मैच करे तो आप वो भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, औद्योगिकरण प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। जो औद्योगिकरण है वो प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि यही जो पर्यावरण है उसे काफ़ी तरीके से प्रदूषित करता है, वायु, जल, स्थल, हर जगह से प्रदूषित करता है औद्योगिकरण। ठीक है, इसके अलावा इसके द्वारा जल, वायु, ध्वनि, मृदा सभी प्रकार के प्रदूषण किए जाते हैं, और इन उद्योगों के द्वारा बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ा जाता है, यानी कि धुआं हवा को प्रदूषित करता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि गैस मिली होती है। ठीक है, जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करती है। साथ ही उद्योग के अनेक प्रक्रियाओं के साथ रासायनिक अपशिष्ट आदि का निष्कासन समुद्र और नदियों में किया जाता है।
इससे जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। ठीक है, उद्योगों में होटल सायरन आदि ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम उपाय के बारे में बात करें तो उद्योगों को शहरों आवासों से दूर स्थापित करना चाहिए। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए वो दूर होना चाहिए और स्थान पर चयनित करते समय आसपास के पर्यावरण और जैव विविधता आदि का ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है, और उद्योग की स्थापित करने के लिए सरकार के कुछ नियमों का निर्माण करना चाहिए। सरकार को रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रदूषकों उत्सर्जन करने वाले मानकों का निर्धारण करना चाहिए, जिसका उद्योग के लिए अनुसरण करना आवश्यक होगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जल प्रदूषण पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में यमुना नदी प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, इसके क्या क्या रीजंस है उसके बारे में बताओ, उसके प्रभाव के बारे में बताओ और नदी को दूषित करने से किस तरीके से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद भी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये, आपने कई बार ऐसा क्वेश्चन सुना होगा। ठीक है, या फिर आप इसमें से भी पॉइंट लिख सकते हो, जो अभी मैंने इससे पहले जो एक क्वेश्चन बताया और ये वाले जो क्वेश्चन है इसके भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये वाले जो साथ ही उद्योगों के द्वारा जो भी रासायनिक अपशिष्ट जो डाला जाता है वो समुद्र में जाता है और नदियों को प्रदूषित करता है, यानी कि इससे जलीय तो प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का कुछ पॉइंट्स आप इसके सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मुझे यकीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2017 के पेपर में पूछा गया था, नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताओ। 2015 में पूछा गया था, नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग का पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के पेपर में पूछा गया था, नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताओ। ठीक है, 2015 के पेपर में पूछा गया था, नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग का वातावरण और मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें यही बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा के लाभ और खतरों के बारे में बताना है। ठीक है, और क्या बताना है कि इससे मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली हमें यही बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। जब कोई भी भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है। ठीक है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि ये जो भारी नाभिक है ये दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट रहा है, अर्थात नाभिक का विखंडन होता है। ठीक है, अब टूटने की प्रक्रिया को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ठीक है, या फिर दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि ये दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जुड़ना और टूटना। ठीक है, विखंडन और संलयन, इससे इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने आ रहे हैं कि नाभिकीय ऊर्जा के लाभ। तो इसे विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, विभिन्न सैन्य उपकरणों जैसे कि आपको दिख रहा होगा मिसाइल इन सब में निर्माण के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और नाभिकीय ऊर्जा का औद्योगिकरण क्षेत्र में भी अधिक लाभ है। प्लास्टिक बनाने में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसकी सहायता से जल, वायु आदि प्रदूषकों की मात्रा का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, इसके ये सब बेनिफिट्स हैं। अब हम इसके खतरे के बारे में बात कर लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के खतरे, तो इसके क्या है, विकिरण और स्वास्थ्य। ठीक है, नाभिकीय विस्फोट जीवों और वनस्पतियों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखता है। रेडियोधर्मिता, यानी कि जो उसकी जो किरणें होती है 600 आर तक मनुष्य को प्राणघातक होती है। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। 200 आर तक जो इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, वो उसको जो मनुष्य होते हैं उसके लिए जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन इसके कई सारे प्रभाव डालती है मनुष्य पर। ठीक है, अब इसके निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला, त्वरित प्रभाव, यानी कि जो जल्दी से हो जाते हैं। तो रेडियोधर्मी शरीर पर तुरंत प्रभाव डालती है, जिससे कि शरीर में व्यंध्या उत्पन्न होती है और इन्हें उग्र रेडियोवैधता कहा जाता है। और इसके जो प्रभाव हैं जैसे उल्टी आना, सिर दर्द, दस्त, बुखार आदि, ये सभी बीमारियां स्टार्ट होने लगती हैं। ठीक है, दीर्घकालिक प्रभाव, बार बार रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आने पर शारीरिक निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, जैसे चर्म रोग, ठीक है, गंजापन,
रक्त कैंसर, मोतियाबिंद। परमाणु विस्फोट का खतरा अक्सर बना रहता है, ठीक है। उसमें हल्की सी भी गड़बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, परमाणु विस्फोट हो सकता है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा की हानियाँ पर्यावरण के संदर्भ में, नाभिकीय दुर्घटना, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे। नाभिकीय ऊर्जा तकनीकों के कारण अनेक विनाशकारी परिणाम हुए हैं। चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय ऊर्जा का हल्का सा रिसाव उल्टी, दस्त, थकान आदि स्थिति उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। जो नाभिकीय प्लांट में कार्य करने वाले जितने भी जो वर्कर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें इन सभी बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। मतलब ये सभी बीमारियां हो जाती हैं, उल्टी, ठीक है, ये सब चीज़ें। उन्हें सर्वाधिक स्वास्थ्य की हानि होती है, जितने भी वहाँ पर जो वर्कर्स रहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का जलीय प्राणियों पर प्रभाव डालती है, ठीक है। इसके कुपोषण की अवस्था उत्पन्न होती है और इससे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को क्षति पहुँचती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है कई बार। तो अब अगर हम बात करें मानव जीवन पर प्रभाव, अपने अनुभवों का प्रभाव हिरोशिमा और नागासाकी पर देखा गया है। नकारात्मक प्रभाव चेरनोबिल, ठीक है। आपदा 26 अप्रैल 1986 को नाभिकीय दुर्घटना यूक्रेन के चेरनोबिल प्लांट में हुई है, ठीक है। अग्नि और विस्फोटक के कारण पश्चिमी सोवियत संघ और यूरोप रेडियोधर्मी अणु फैल गए, ठीक है। और 31 लोगों की इसमें जान चली गई, 50 श्रमिक की मृत्यु हो गई और 9 बच्चों की कैंसर से मृत्यु हो गई, ठीक है। और इस दुर्घटना के कारण 3940 लोगों की कैंसर से मृत्यु हो गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम ये भी बनता है, जापान में आए 2011 में फुकुशिमा नाभिकीय आपदा के लिए सबकों पर टिप्पणी लिखी है, यानी कि उससे हमें क्या सबक सीखना चाहिए कि हमें उन सभी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है कि भारत को नाभिकीय बिजली पर निवेश करना चाहिए या नहीं? ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ठीक है, कि भारत को निवेश करना चाहिए, लेकिन इनसे जो हमने सबक सीखे हैं, ठीक है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि इससे रेडिएशन ना फैले, ठीक है। तो इसमें आप ऊपर के भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। मुख्य रूप से फुकुशिमा नाभिकीय आपदा कहा जाता है। इसका कारण प्लांट में 6 नाभिकीय रिएक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जिस कारण ऑक्सीजन और अन्य विकिरण पदार्थ का रिसाव हुआ। इस आपदा को निम्नलिखित सबक मिलते हैं। सदैव नई आपदा के विषय में सूचना एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जोखिमों का आकलन करने के लिए क्षमताओं की वृद्धि और उन्हें सशक्त बनाना चाहिए। आधुनिक जोखिमों की धारणाओं को नाभिकीय सुरक्षा नियमों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। नाभिकीय सुरक्षा संस्कृति में सुधार करना चाहिए। बाह्य या साइट से बाहर प्रतिक्रिया क्षमताओं की जांच करनी चाहिए, जिससे कि उनमें सुधार किया जा सकते हैं। बार बार समय समय पर उनकी जांच करते रहना चाहिए, ठीक है। नाभिकीय प्लांट प्रणालियों, संसाधनों और परीक्षण की आवश्यकता है ताकि आपदा के समय सहायता प्रदान की जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई कचरा पर प्रबंध की समस्याओं और चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, भारत में ई कचरा प्रबंध की समस्या और चुनौतियाँ। भारत में ई कचरा प्रबंध से अनेक चुनौतियाँ और समस्याएं जुड़ी हुई हैं। सन 2012 में कुल ई कचरा का उत्पादन लगभग 8 लाख टन था। प्रति वर्ष की दर से इसमें वार्षिक वृद्धि 10% होती जा रही है। ई कचरा के कारण अनेक प्रकार के प्रदूषकों की उत्पत्ति होती है। विद्युतीय उपकरणों से अनेक प्रकार के अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। यह कचरा अत्यंत जटिल होता है, जिसका पुनर्चक्रण काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी कठिन माना जाता है और इनको मुख्य उत्पाद से अलग करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ई कचरे का निपटान आदि का काम असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जिसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। असंगठित क्षेत्र में शहरी झुग्गी बस्ती शामिल, जो ई कचरे के पुनः चक्रण का कार्य करते हैं। इसमें अत्यधिक लागत के वहन करना पड़ता है। कर्मचारी अत्यधिक असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करते हैं, जैसे बिना दस्ताने या मास्क आदि के काम करना। इसके अतिरिक्त कई बार बच्चों को भी इस काम पर लगाया जाता है। औपचारिक पुनर्चक्रण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।